स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की बिहार की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में अब बसेंगे 12 नए शहर। क्या आपके शहर का नंबर है लिस्ट में? दरअसल बात यह है कि बिहार में शहरी विकास को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, यानी कि 12 नए शहर बसाए जाएंगे। इसके लिए HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक वित्तीय पोषण का समझौता किया है। सरकार का दावा है कि इन नए शहरों के बनने से बिहार में आधुनिक शहरी सुविधाएं, रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इन प्रस्तावित टाउनशिप में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, पूर्णिया, सारण, मुंगेर, सहरसा, सीतामढ़ी समेत अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करने की योजना है। इन शहरों को आधुनिक सड़क, पानी, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से अनियोजित शहरीकरण पर रोक लगेगी और फिर लोगों को बेहतर आवास तथा रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही उद्योग, व्यापार और फिर निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में इन टाउनशिप के विकसित होने से बिहार की शहरी तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं, बयान पर भड़के मुस्लिम संगठन बाबा रामदेव को बताया धोखेबाज। दरअसल बात है कि योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान को लेकर के देश में नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक ही हैं। उनके इस बयान के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने बाबा रामदेव के बयान की आलोचना करते हुए उन्हें धोखेबाज तक कहा है और आरोप लगाया है कि ऐसे बयान समाज में भ्रम और विवाद पैदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि देश संविधान के अनुसार चलता है और किसी भी तरह के धार्मिक राष्ट्र की अवधारणा पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। वहीं पर बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति सबको साथ लेकर के चलने की रही है और अलग अलग धर्मों के बावजूद सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं। उनका कहना था कि किसी भी समुदाय को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राबड़ी आवास हुआ हरा से केसरिया, मंत्री नंद किशोर राम का बनेगा निवास। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पटना के चर्चित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास, जिसे लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के रूप में जाना जाता रहा, अब राज्य सरकार के मंत्री नंद किशोर राम का नया सरकारी निवास बनने जा रहा है। आवास में मरम्मत और फिर अन्य तैयारियां भी तेज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के अंदर और फिर बाहर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है ताकि मंत्री नंद किशोर राम जल्द ही यहाँ पर शिफ्ट हो सके। इस कार्यक्रम को लेकर के बिहार की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं पर विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देख रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सरकारी आवास के नियम आवंटन की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह आवास बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता रहा है। ऐसे में अब इसके नए आवंटन को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि मंत्री नंद किशोर राम कब इस सरकारी आवास में प्रवेश करते हैं। बिहार में पर्यटन का नया युग शुरू, अब आसमान से निहार सकेंगे बिहार की खूबसूरती, इतना है किराया। दरअसल बात है कि बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पर्यटक सिर्फ सड़क या फिर रेल से ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़ करके बिहार की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। बिहार सरकार 15 जुलाई से बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इस नई सेवा के पहले चरण में पटना, राजगीर, कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम और फिर वाल्मीकि नगर को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पटना में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की भी सुविधा होगी, जिसमें लोग शहर और फिर उसके आसपास के ऐतिहासिक स्थलों का हवाई नजारा देख सकेंगे। इस जॉय राइड का शुरुआत किराया 2100 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार में धार्मिक, ऐतिहासिक और फिर प्राकृतिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और फिर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन की जाएगी ताकि लोगों को आसानी से ये सुविधा मिल सके। पर्यटन विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार बिहार के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक भी किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी बिहार की खूबसूरती को आसमान से देखने का सपना देख रहे हैं तो अब ये सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। बिहार के सीएम ने रखा बड़ा लक्ष्य, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे मंत्री, विधायक, पदाधिकारियों के बच्चे। जी हाँ,
दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। जब मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है जहां पर मंत्री, विधायक, IAS, IPS और फिर अन्य पदाधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। इसके लिए राज्य के हर प्रखंड में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों और फिर अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तब शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप बेहतर होगी और फिर सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। उन्होंने शिक्षा को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर भवन, आधुनिक संसाधन और फिर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलेगी और अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएंगे। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि सरकार इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को जमीन पर किस तरह उतारती है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव देखने को मिलता है। बिहार के 115 साल पुराने मंदिर में चोरी, अष्टधातु की मूर्तियों के साथ CCTV की हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। दरअसल बात है कि बिहार के भोजपुर जिले से आस्था को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पीरो थाना क्षेत्र के पीटरो गांव स्थित करीब 115 साल पुराने राम जानकी मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर रात बदमाश मंदिर में घुसे और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की बहुमूल्य अष्टधातु की मूर्तियां चोरी करके फरार हो गए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए मंदिर में लगे CCTV कैमरों की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक मंदिर साल 1911 में स्थापित हुआ था और फिर इलाके के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सुबह जब पुजारी पूजा करने पहुंचे तो फिर मंदिर का दरवाजा टूटा मिला। इसके बाद चोरी की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हरकत मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पहुंचे। जहां घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फिर FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पर ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मूर्तियों की बरामदगी और फिर मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार में VBG रामजी योजना में बड़ा बदलाव, अब मजदूरों को खेती के दौरान भी मिलेगा रोजगार। जी हां, दरअसल बात है कि बिहार के ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी राहत बड़ी खबर सामने आई है। VBG रामजी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मजदूरों को खेती के सीजन के दौरान भी रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पहले बुआई और फिर कटाई के समय रोजगार को लेकर के कई तरह की पाबंदियां थी, लेकिन नई व्यवस्था में राज्यों की जरूरत के अनुसार खेती के मौसम में भी काम उपलब्ध कराने की अधिक व्यवस्था कर दी गई है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि खेतों में काम के समय मजदूरों को रोजगार की कमी न हो और ग्रामीण विकास के कार्य भी जारी रहे। योजना के तहत रोजगार की अवधि पहले से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। साथ ही समय पर मजदूरी भुगतान, डिजिटल निगरानी और फिर ग्रामीण विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से बिहार के लाखों ग्रामीण मजदूरों और फिर किसानों दोनों को फायदा मिलेगा। यह खेती के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था का लाभ गाँव तक कितनी तेजी से पहुँचता है। पटना में नशे की हालात में मिले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, मेडिकल जांच के बाद FIR दर्ज। जी हां, दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना से पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक में एक पुलिसकर्मी का कथित रूप से नशे की हालात में सड़क पर हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हरकत मच गया। जब मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने संबंधित पुलिसकर्मी विनोद राम को हिरासत में लेकर के मेडिकल जाँच कराई गई। जाँच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद इसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध कानून के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून सभी के लिए समान है और कोई भी पुलिसकर्मी नियमों से ऊपर नहीं है। विभाग का कहना है कि अनुशासनहीनता और फिर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल ये मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर अधिकारी इस मामले में आगे की कानूनी और फिर विभागीय कार्रवाई पूरी तरह से में जुटे हुए हैं। 51,000 करोड़ की लागत से बिहार के पास बनेगा चिकन नेक अंडरग्राउंड रेल लाइन, देखें पूरा रूट। दरअसल बात है कि बिहार और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए एक ऐतिहासिक रेल परियोजना पर काम शुरू हो गया है। करीब 51,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली पूरी तरह अंडरग्राउंड रेल लाइन बनाई जाएगी। ये रेल लाइन कटिहार रेल डिवीजन के तहत कुमितपुर से आमबाड़ी फालाकाटा तक जाएगी और फिर इसका रूट बिहार के किशनगंज जिले से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना का उद्देश्य रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को और सुरक्षित बनाना है। इस भूमिगत रेल लाइन के बनने से पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी हर मौसम में बनी रहेगी। साथ ही सेना की आवाजाही, व्यापार और जरूरतों की सामानों की आपूर्ति भी पहले से अधिक सुरक्षित और फिर तेज होगी। सरकार ने इस परियोजना को साल 2033 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
वहीं पर इस परियोजना से बिहार के सीमांचल खास करके किशनगंज और आसपास के इलाकों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। बेहतर रेल नेटवर्क से क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और फिर विकास को नई गति मिलेगी। फिलहाल परियोजना के लिए सर्वे, भू तकनीकी जांच और फिर डिजाइन का काम तेजी से चल रहा है। बिहार के किसी भी कोने से महज 3.5 घंटे में पहुंचेंगे पटना। बिछ रहा सड़कों का जाल, ये एक्सप्रेसवे बदल देंगे सफर का अंदाज। दरअसल बात यह है कि बिहार में सड़क नेटवर्क को लेकर की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आने वाले वर्षों में बिहार के लोगों का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाला है। जहां सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक बिहार के किसी भी कोने से लोग महज 3.5 घंटे में राजधानी पटना पहुंच सकेंगे। इसके लिए बिहार में कई नए एक्सप्रेसवे और फिर हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पटना, सीमांचल, मिथिलांचल, मगध और फिर भोजपुर समेत बिहार के अलग अलग हिस्सों के बीच दूरी काफी कम हो जाएगी। इससे लोगों का समय बचेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और फिर उद्योगों के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही माल ढुलाई तेजी होने से किसानों और फिर कारोबारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर ये सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरा हो जाती है तो फिर बिहार की सड़क व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और राजधानी पटना तक का सफर पहले के मुकाबले काफी तेज, सुरक्षित और फिर सुविधाजनक हो जाएगा। अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन हुए ऑनलाइन, नहीं काटना होगा दफ्तर का चक्कर। दरअसल बात यह है कि बिहार के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है, जिससे छात्र छात्राएं घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और फिर तेज बनाना है। अब विद्यार्थी को लंबे कतारों में खड़े होने या फिर बार बार सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे समय और फिर खर्च दोनों की बचत होगी। सरकार ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें। इससे आवेदन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी छात्राओं तक योजना का लाभ पहुंचेगा और फिर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। गंगा कोसी में उफान से कटिहार में बड़ा बाढ़ का खतरा, दियारा की खेती और फिर कटाव से सहमे ग्रामीण। दरअसल बात है कि कटिहार जिले में गंगा और फिर कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। खास करके कुर्सेला और फिर दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। जब नदी में लगातार हो रहे कटाव से खेती की जमीन नदी में समाने लगी है, जिससे किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर कई गाँवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। यह दियारा इलाके में रहने वाले लोग अपने घरों, फसलों और फिर पशुधन को लेकर के डरे हुए हैं। कई जगहों पर कटाव तेज होने से लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और फिर संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और फिर नदी के किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। अगर बारिश और फिर जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रही तो फिर आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। फिलहाल कटिहार में गंगा और फिर कोसी का बढ़ता जलस्तर दियारा क्षेत्र के किसानों और फिर ग्रामीणों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब लोगों की उम्मीद प्रशासन की तैयारियों और फिर मौसम की मेहरबानी पर टिकी हुई है। बिहार के जिला अस्पतालों में 7 दिन में शुरू होगा आईसीयू, बिना वजह मरीजों को रेफर करने पर लगेगी रोक। दरअसल बात है कि बिहार के मरीजों के लिए राहत बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में अगले 7 दिनों के भीतर आईसीयू और फिर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बिना ठोस कारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने की व्यवस्था पर भी सख्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब मरीज को बेहतर तभी रेफर किया जाएगा जब संबंधित अस्पताल में इलाज की आवश्यकता सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, जहां हर रेफरल का स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। मरीज के इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी भाविया पोर्टल पर डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी और भर्ती मरीजों का आभा आईडी बनाकर के उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, सिविल सर्जनों और फिर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ट्रेन की खिड़की से मोबाइल छीन रहा था चोर, यात्रियों ने हाथ पकड़कर ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल बात है कि बिहार के खगड़िया जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर जनहित एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक युवक ने मानसी स्टेशन के पास चलती ट्रेन की खिड़की से यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। यात्रियों ने फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बजाय अगले स्टेशन तक पकड़े रखा। बताया जाता है कि आरोपी चलती ट्रेन के बाहर
लटका रहा और फिर मानसी से खगड़िया स्टेशन तक करीब 9 किलोमीटर तक यात्रियों की पकड़ से छूट नहीं सका। इस दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खगड़िया स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों ने आरोपी को जीआरपी के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान भागलपुर जिले के नवगछिया निवासी मोहम्मद फखरुद्दीन उर्फ छोटू के रूप में किया है। बिहार की किसान चाची की कहानी, साइकिल से पद्मश्री और लाखों के आचार बिजनेस का सफर। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली राजकुमारी देवी, जिन्हें पूरा देश किसान चाची के नाम से जानता है, आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह कभी आर्थिक तंगी से जूझ रही राजकुमारी देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने साइकिल पर गांव-गांव जाकर के आचार, मुरब्बा और फिर दूसरे खाद्य उत्पाद बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा काम एक सफल कारोबार में बदल गया। आज उनके आचार और फिर अन्य उत्पाद देश के कई हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हजारों ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर के आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया है। उनके इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। राजकुमारी देवी की कहानी बताती है कि अगर हौसला बुलंद हो और फिर मेहनत सच्ची हो तो फिर मुश्किल हालात भी बदलने की राह नहीं रोक सकते। साइकिल से आचार बेचने वाली किसान चाची आज बिहार की पहचान बन चुकी है और उनकी सफलता देश भर के युवाओं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल है। चारा घोटाले का वो मामला जिसकी वजह से बीजेपी को 24 घंटे के अंदर बदलना पड़ा उम्मीदवार। दरअसल बात है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, जब पार्टी को अपना उम्मीदवार महज 24 घंटे के भीतर बदलना पड़ा। पहले अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन के अगले ही दिन उनका नाम वापस ले लिया गया और उनकी जगह नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीदवार को बदलने के पीछे चारा घोटाले से जुड़े पुराने विवाद की चर्चा सामने आई। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के सवाल उठने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने तत्काल फैसला बदलते हुए उम्मीदवार के नाम उम्मीदवार ही बदल दिया। हालांकि अभिषेक सिन्हा ने नाम वापस लेने की वजह पारिवारिक कारण बताई, लेकिन विपक्ष इसे लेकर के लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बांकीपुर सीट इस बार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव में उम्मीदवार बदलने के फैसले ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बीजेपी का नया उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में कितना असर छोड़ता है और इस फैसले का चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। गिरिराज सिंह का प्रशांत किशोर पर हमला, बोले बांकीपुर में उम्मीदवार नहीं मिला तो फिर खुद मैदान में उतरे। दरअसल बात है कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बांकीपुर में उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। गिरिराज सिंह ने दावा कर दिया है कि प्रशांत किशोर की राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है और जनता अब उनके दावे को समझ चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वहीं पर प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने जानबूझ करके बांकीपुर जैसी बीजेपी की मजबूत माने जाने वाली सीट को चुना, जब उनका कहना है कि उनका मकसद सुरक्षित सीट तलाशना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव का संदेश देना है। बांकीपुर उपचुनाव इस बार काफी चर्चा में है। बीजेपी ने हाल ही में अपना उम्मीदवार भी बदला है, जिसके बाद ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब सभी की नजर इस हाई प्रोफाइल चुनाव पर है, जहां पर नेताओं के तीखे बयान और फिर चुनावी रणनीति दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में गरजे सीएम सम्राट, बोले बिहार के लोगों ने गुंडाराज देखा है, इसलिए मोदी नीतीश पर भरोसा है। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने पहले गुंडाराज का अराजकता के दौर देखा है, इसीलिए आज लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर है। जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में कानून व्यवस्था और फिर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर के लिए 1047 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात भी दी है और MIT परिसर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता विकास और फिर सुशासन चाहती है, यही वजह है कि NDA सरकार पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। वहीं पर विपक्ष के नेताओं के बयानों पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। बिहार में 10 मिनट वाले अरबपति का मामला। दरअसल खाते में आए 750 करोड़, 7.5 अरब रुपए गिनते गिनते हो गए शून्य। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग कामेश्वर मिश्रा और उस समय हैरान रह गए जब उनके बैंक खाते में अचानक 7.5 अरब रुपए यानी कि करीब 750 करोड़ रुपए दिखाई देने लगे। कुछ मिनटों के लिए उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उनके खाते में इतनी बड़ी रकम कैसे आ गई। जानकारी के मुताबिक कामेश्वर मिश्रा पेंशन की राशि निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे। जब उन्होंने अपना बैलेंस चेक किया तो फिर
खाते में अरबों रुपए दिखाई दिए, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ 10 मिनट तक के लिए ही रही। तकनीकी गड़बड़ी ठीक होते ही खाते का बैलेंस फिर से सामान्य हो गया और अतिरिक्त राशि गायब हो गई। बैंक अधिकारियों ने बताया है कि ये मामला तकनीकी गलती की वजह से हुआ था। जब खाते में वास्तविक रूप से कोई रकम ट्रांसफर नहीं हुई थी, बैंक ने गड़बड़ी को तुरंत ठीक कर दिया और ग्राहकों को पूरी जानकारी भी दी गई। फिलहाल ये अनोखा मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ लोग इसे 10 मिनट का अरबपति कह करके चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बैंक ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी और ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पहुंचा बिहार का भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, भाई का सैकड़ों लोगों के साथ जंतर मंतर पर धरना। दरअसल बात है कि बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। न्याय की मांग को लेकर के भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धरने में शामिल लोगों ने सरकार से इस पूरे मामले की स्वतंत्र जाँच कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक भरत तिवारी के परिवारों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान केंद्र सरकार और फिर संबंधित एजेंसियों से भी हस्तक्षेप की अपील की है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पहले ही बिहार में काफी चर्चा में रहा है और अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचने के बाद इसने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने इस प्रदर्शन को और महत्वपूर्ण बना दिया है। फिलहाल परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और फिर जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और भरत तिवारी के परिजनों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। अगले 10 दिनों में होगा मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट का शिलान्यास, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर और पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 10 दिनों के भीतर पताही एयरपोर्ट के विकास कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही वर्षों से बंद पड़े इस एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुजफ्फरपुर के MIT परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पताही एयरपोर्ट और फिर रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर के सरकारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे जल्द ही उत्तर बिहार के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, खोले गए सुपौल बराज के 17 फाटक। जहाँ दरअसल बात है कि बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए सुपौल जिले की कोसी बराज के 17 फाटक खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी की निकासी की जा सके। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार फिलहाल तटबंध सुरक्षित है, लेकिन नदी के किनारे बसे गाँव और फिर निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं और मौसम विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। यदि नेपाल में बारिश का दौर जारी रहता है तो फिर आने वाले दिनों में कोसी नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अगर आप कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो ये नया सिस्टम लागू हो गया है बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर के। अब रजिस्ट्री के बात यह है कि अब अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री से पहले CO या फिर RO की रिपोर्ट जरूरी है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के लिए नई व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री से पहले अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जी हाँ, ये नई व्यवस्था लागू हुई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के शनिवार से नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं अन्य कई मंत्री ने इस नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही अब जमीन के रजिस्टर्ड से पहले खरीदार को संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी से भूमि के यानी कि जमीन के बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि CO या फिर RO के माध्यम से। इसमें जमीन पर किसी तरह के विवाद या फिर उलझन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो पहले आप जमीन खरीदने से पहले आप चले जाइए RO या फिर CO के पास। वे आपको बता देंगे कि इस जमीन में कोई लफड़ा तो नहीं है। अगर लफड़ा है तो आपको पता चल जाएगा और आप वहीं से पीछे हट जाएंगे, जिससे आप विवादित जमीन से बच जाएंगे, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये अच्छी चीज है। अगर जमीन में कोई दिक्कत नहीं है तो आप आराम से खरीद सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। इस व्यवस्था
व्यवस्था में सीईओ और राजस्व कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए उप निबंधन महानिरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप निदेशक को पत्र लिखा है। इसमें सीईओ और राजस्व अधिकारी से जमीन की आय आवेदन का समय से निष्पादन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। उप निबंधन महानिरीक्षक ने कहा है कि दस्तावेज निबंधन पूर्व अंतरित की जाने वाली भूमि के संबंध में पक्षकार को संबंधित भूमि के बारे में आधिकारिक रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। पक्षकार द्वारा प्रविष्ट की गई संपूर्ण जानकारी के आधार पर संबंधित अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी को आवेदन प्राप्ति से 10 दिनों के अंदर भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में निबंधन का कार्य ई निबंधन सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी अंचल अधिकारी और फिर राजस्व अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सभी को यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी उपलब्ध कराया गया है। अनुरोध है कि दस्तावेज निबंधन पूर्व बिक्री की जाने वाली भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा प्रविष्ट की गई संपूर्ण जानकारी के आधार पर संबंधित अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि की अद्यतन जानकारी के लिए प्राप्त आवेदन का समय निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाए। वहीं पर सीईओ मौनी बहन ने बताया है कि नई व्यवस्था से लोगों को शिक्षा रहित जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। वहीं पर सीईओ ने बताया है कि नई व्यवस्था से लोगों को विवाद रहित जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। उन्हें जमीन के बारे में पता लगाने के लिए कार्यालय में नहीं भटकना पड़ेगा। ये चीज है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपकी से मुलाकात की है। नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर चल रहे धरना और भूख हड़ताल को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी दिल्ली पहुंचे और आंदोलनकारियों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर चल रहे धरना और भूख हड़ताल को लेकर के राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ये धरना सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है, जहां पर देश भर से छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और फिर विभिन्न संगठनों के लोग अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धरना स्थल पर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने आंदोलन में शामिल लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अभिजीत दीपके से बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया और आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। उनके साथ दानिश अनवर, हुजैफा अब्दुल रहमान और फिर इंतखाब नईमी भी मौजूद रहे। बताया गया है कि इसी मुद्दे को लेकर के क्लाइमेट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि देश के लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। फिलहाल ये आंदोलन जारी है और आने वाले दिनों में इसकी और व्यापक होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की ओर से आगे क्या फैसला लिया जाता है, इस पर देश भर के छात्रों और फिर अभिभावकों की नजर बनी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड से एक दुखद खबर सामने आई है। देसिया टोली पंचायत के धापर बस्ती निवासी मोहसिन की हिमाचल प्रदेश काम पर जाते समय ट्रेन से गिरकर की मौत हो गई। हालांकि परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। जानबूझ करके धक्का देकर के उसे मारने के बारे में बता रहे हैं। परिवार का दावा है कि घटना से पहले मोहसिन ने फोन करके अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही थी। अब इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग उठ रही है। दरअसल किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देसिया टोली पंचायत के धापर बस्ती निवासी मोहसिन की हिमाचल प्रदेश मजदूरी के लिए जाते समय ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। वहीं पर परिजन इस मौत को सामान्य हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों के अनुसार मोहसिन घर से पूरी तरह से स्वस्थ और खुशी खुशी रोजगार के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हुए थे। उनका कहना है कि गंतव्य स्टेशन पहुंचने से करीब आधे घंटे पहले सुबह लगभग 4 बजे किसी ने कथित तौर पर उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
गई। परिवार का यह भी दावा है कि घटना से पहले मोहसिन ने फोन करके बताया था कि ट्रेन में कुछ लोगों से विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है और उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हालांकि इस दावे की अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच की जानी बाकी है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और करीब सुबह 10 बजे शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को उनके पैतृक गांव धापर बस्ती लाया गया, जहां पर परिजनों और फिर ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। दोस्तों, किशनगंज के रहने वाले प्रोफेसर रकीब आलम ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके बिहार में मानवता एवं शांति मंत्रालय बनाने की मांग को लेकर के ये मुलाकात की है। उन्होंने समाज में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, अपराध और सामाजिक तनाव को देखते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। साथ ही राज्य के हर जिले, अस्पताल, पुलिस थाना और फिर शिक्षण संस्थानों में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की भी मांग की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज जिले के निवासी प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके बिहार में मानवता एवं शांति मंत्रालय की स्थापना की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और फिर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आधारित एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है। प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम का कहना है कि वर्तमान समय में समाज कई तरह की मानसिक और फिर सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में ऐसे व्यक्तित्व संबंधित मानसिक विकारों और फिर उनके सामाजिक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए एक समर्पित मंत्रालय की आवश्यकता है जो मानवता, शांति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से कार्य करें। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी उन्होंने इसी विषय को लेकर पीएमओ पोर्टल पर सुझाव भेजा था, जहां उनके अनुसार इस सुझाव के जवाब में पीएमओ पोर्टल से थैंक्स फॉर सजेशन का संदेश प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने बिहार सरकार से इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने मांग की है कि राज्य के यानी कि बिहार के हर जिले, सरकारी अस्पताल, न्यायालय, पुलिस स्टेशन, पंचायत, विद्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय और विश्वविद्यालयों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति की जाए। उनका मानना है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों को समय पर सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि मानसिक और फिर भावनात्मक दुर्व्यवहार से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विशेष केंद्र स्थापित किए जाए। साथ ही प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और फिर आम नागरिकों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत किया जाए, ताकि मानसिक स्वास्थ्य और फिर सामाजिक व्यवहार से जुड़े मुद्दों की बेहतर समझ विकसित हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नैतिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकार, महिला और अधिकार और फिर दर्शन शास्त्र से जुड़े शिक्षा को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही है। प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और इस विषय पर सकारात्मक पहल करने का भी आश्वासन दिया है। फिलहाल ये प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम द्वारा दिया गया सुझाव और मांग है। राज्य सरकार की ओर से मानवता एवं शांति मंत्रालय के गठन या फिर इन प्रस्ताव को लागू करने से संबंधित कोई भी अभी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिशनपुर रिजवान हत्याकांड मामले पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रिजवान के घर जाकर के उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। जहां उनके घर टंगटंगी गांव में पहुंच करके किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी है। इस दौरान परिजनों ने जल्द और निष्पक्ष न्याय की मांग भी उठाई है, जिस पर सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के टंगटंगी गांव में हुए चर्चित रिजवान हत्याकांड को लेकर के लोगों में अब भी आक्रोश बना हुआ है। इस बीच किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद शनिवार को टंगटंगी गाँव पहुंचे और मरहूम रिजवान के परिजनों से मुलाकात करके अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। जहाँ सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने शोकाकुल परिवार के साथ समय बिताया और इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने मरहूम रिजवान की मगफिरत और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में सर्वोच्च स्थान मिलने की भी दुआ की है। मुलाकात के दौरान परिजनों ने सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी
और कहा है कि उन्हें मामले में जल्द निष्पक्ष और फिर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। जब परिवार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग दोहराई है और प्रशासन से स्पीडी ट्रायल के जरिए न्याय दिलाने की अपील की है। इस पर सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले को प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष गंभीरता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ त्वरित निष्पक्ष एवं कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने की दिशा में पहल की जाएगी। आपको बता दूं कि रिजवान हत्याकांड को लेकर के पहले भी कई जनप्रतिनिधि और फिर सामाजिक संगठन पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और निष्पक्ष जाँच की मांग उठा चुके हैं। अब सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से ये मामला चर्चा में आ गया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा की जारी है। वहीं पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की नज़र अब जांच की प्रगति और फिर दोषियों के खिलाफ आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टाउन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के टाउन थाना क्षेत्र में दर्ज कथित अपहरण के एक मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार शहर के धर्मगंज इलाके की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी अचानक संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। जब काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई भी अता पता नहीं चला तो परिजनों ने टाउन थाना पहुंच करके लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तैयबपुर निवासी किशोरी को बहला फुसला करके अपने साथ ले गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी को धर्मगंज में रहने वाले उसके मामा और नानी का भी सहयोग मिला। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। टाउन थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और फिर मानवीय सूचना तंत्र की मदद से लगातार छापेमारी की है। इसी कार्रवाई के दौरान पोठिया थाना क्षेत्र से नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा है। दोस्तों, बिहार में मानसून का कहर लगातार जारी है। सीमांचल मिथिलांचल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर पटना समेत 22 जिलों में पारा गिरेगा। जहां राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे भारी बारिश और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी सहित बिहार में मानसून की सक्रियता बने होने के कारण झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जब पटना सहित बिहार के अलग अलग भागों में शुक्रवार की देर रात को लेकर के शनिवार की सुबह तक विभिन्न इलाकों में भारी बारिश दर्ज के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई रही। वहीं पर रविवार को भारी बारिश हुई। मौसम विभाग केंद्र के पटना के अनुसार आज पटना सहित बिहार के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उत्तर बिहार के अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार के अलग अलग भागों में रुक रुक करके वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। इसके कारण तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर मौसम में बदलाव आने के साथ पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 30.3 डिग्री सेल्सियस एवं 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना का अलग अलग भागों के अलावा जिले में भारी बारिश दर्ज की गई है। पटना जिले के विक्रम में सर्वाधिक वर्षा 99.6 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि पटना शहर में इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश 46 मिलीमीटर दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित इसके आसपास इलाकों में तेज हवा के साथ रुक रुक करके वर्षा होने से मौसम सामान्य बना रहा। प्रमुख शहरों में दर्ज हुए वर्षा पटना जिले में पुनपुन में 88.8 मिलीमीटर, दुल्हिन बाजार में 86.6 मिलीमीटर, मोकामा में 85.4 मिलीमीटर, श्रीपालपुर में 78.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।